बीएससी पार्ट सेकंड के जो बच्चे हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में किरचॉफ के नियमों के बारे में हम पिछली कक्षा में डिस्कस कर चुके हैं। और पिछली कक्षा में मैंने किरचॉफ के संधि नियम और जो धारा का नियम है और जो दूसरा पास का नियम अर्थात लूप का नियम था जिसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं, दोनों नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा करी थी। अब हम इन दोनों नियमों की सहायता से किसी परिपथ को किस प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। तो परिपथ का विश्लेषण दो प्रकार से हो सकता है कि हमारे को किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है या क्या फाइंड आउट करना है किसी परिपथ में, कि किसी संधि बिंदु पर वोल्टता का मान ज्ञात करना है या किसी लूप में धारा का मान ज्ञात करना है। तो उसके आधार पर दो प्रकार के ये विश्लेषण है। उनमें से पहला है नोड या संधि विश्लेषण। यह नोड या संधि विश्लेषण जो है वह धारा पर आधारित है, यानी कि किसी भी ब्रांच में, किसी भी लूप के किसी ब्रांच में जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसके ऊपर आधारित है। और जो दूसरा जो पास या लूप विधि है वह वोल्टता के नियम पर आधारित होती है। तो नोड या संधि विश्लेषण के बारे में हम चर्चा करें तो इसमें प्रतिबाधा के स्थान पर परिपथ में परिवेशत्या काम में ली जाती है। प्रतिवेशत्या वायु से डिनोट की जाती है जो कि प्रतिबाधा का व्युत्क्रम होती है। अर्थात प्रतिबाधा के लिए हम ये कहते हैं कि धारा में उत्पन्न बाधा प्रतिबाधा कहलाती है। तो परिवेशत्या का मतलब हो गया धारा को प्रवाहित होने देने वाली जो भी पैरामीटर हो गया उसको परिवेशत्या कहते हैं। जब परिपथ के विभिन्न नोड या संधियों पर वोल्टता या उनके मध्य विभवांतर ज्ञात करना मुख्य उद्देश्य हो तो यह विधि प्रयुक्त की जाती है। अर्थात इस विश्लेषण में हमारे को धारा का मान पता होता है और हमें अपने को किसी संधि बिंदु पर वोल्टता या किन्हीं दो संधियों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना हो तो यह विधि प्रयुक्त की जाती है। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इम्पीडेंस यानी कि प्रतिबाधा के स्थान पर एडमिटेंस अर्थात परिवेशत्या का उपयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए आपके सामने ये जो सर्किट बना हुआ है उसमें एक विद्युत वाहक बल का स्रोत जो है वो क्या है, ई है। यह ई है, विद्युत वाहक बल का स्रोत है। और यहाँ पर बॉक्स में y1, y2, y3, y4 और y5 ये 5 परिवेशत्या दिखाई गई है। और दो संधि बिंदु हैं A और B। ये संधि बिंदु दो हैं A और B। तीसरा संधि बिंदु ये जो O है इसको निर्देशांक रेफरेंस मानते हैं और इसको ग्राउंडेड माना जाता है। इस ग्राउंडेड अर्थात इस ये जो निर्देश बिंदु है इसको कॉमन मान लिया जाता है। अब ये संधि बिंदु A है और दूसरा संधि बिंदु है B। अब O को यदि हम निर्देश मान लेते हैं तो I1 धारा का मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ का नियम यानी कि A संधि बिंदु पर आने वाली धारा कौन सी है, I1। और A संधि बिंदु से जाने वाली धाराएं, दूर जाने वाली धाराएं हो गई I2 और I3। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0, यानी कि संधि A पर I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। तो I1 की वैल्यू देखिए क्या है, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E माइनस EA, यानी कि इस संधि बिंदु का जो पोटेंशियल है वह क्या हो जाएगा, EA। आप सब जानते हैं कि धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए ये इस विभव यानी कि इस बिंदु का विभव ऑब्वियसली ज़्यादा होगा और धारा का मान इधर से A बिंदु की तरफ प्रवाहित होगा। इसलिए I1 का मान हो जाएगा E माइनस EA इंटू Y1। प्रतिबाधा यदि लेते हैं तो अपॉन Z1 आता है, तो प्रतिबाधा के स्थान पर Y1 लिया है इसलिए इंटू Y1 आ गया। इसी प्रकार से I2 बराबर EA माइनस EB इंटू Y2। I3 बराबर क्या हो जाएगा, EA माइनस 0 इंटू Y3। और I4 क्या हो जाएगा, EB माइनस 0। ये 0 क्यों लिया गया है, क्योंकि O बिंदु को निर्देश बिंदु माना गया था, भूसंपर्कित माना गया था और भूसंपर्कित मान लिया है तो उसका पोटेंशियल 0 होता है। तो I4 कितना हो गया, EB माइनस 0 इंटू Y4 तथा I5 हो गया EB माइनस 0 इंटू Y5।
तो यहाँ पर देखिए I3, I4 और I5 में जो निम्न विभवांतर है वो 0 है। अब संधि ए पर मैंने बताया था I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर I1, I2 और I3 का मान यदि हम रखते हैं तो E माइनस EA इंटू Y1, यानी कि आपके सामने ये I1 का मान है, ये I2 का मान है और ये I3 का मान है। तीनों मान यदि हम रखते हैं तो और उसको सरल करते हैं तो एक समीकरण प्राप्त होती है Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 इंटू EA माइनस Y2 इंटू EB इक्वल टू Y1 इंटू E। इसी प्रकार जो संधि थी B, उस पर I2 धारा प्रवेश कर रही है और I4 और I5 धारा उससे निकल रही है। इसलिए किरचॉफ के नियमों की सहायता से किरचॉफ का जो धारा का नियम था, संधि का जो नियम था, वह प्रयोग में लेते हैं तो I2 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और वापस I2, I4 और I5 का मान यहाँ से यदि हम डालते हैं और उसको सरल करते हैं तो Y2 इंटू EA माइनस Y2 प्लस Y4 प्लस Y5 इंटू EB इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारे को ये दो समीकरण प्राप्त होते हैं, समीकरण 1 और 2, जिन दोनों में केवल दो अज्ञात राशियां जो हमारे को ज्ञात करनी है वह है संधि A पर विभव का मान EA तथा संधि B पर विभव का मान EB। तो ये दोनों अज्ञात राशियां हैं और हमारे पास दो समीकरण हैं। अतः दो समीकरणों की सहायता से दो अज्ञात राशियों का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है और इन दोनों का मान ज्ञात करते हैं तो वह A व B संधि पर वोल्टता का मान प्राप्त हो जाएगा। दूसरी विधि जो है पास या लूप विश्लेषण। इस विधि में जाल के उपयुक्त पास निर्धारित किए जाते हैं। जैसे अब इसमें देखिए सेम वैसा का वैसा सर्किट है जैसा पिछली विधि में हमने काम में लिया था, लेकिन उसमें प्रवेश्यता काम में ली थी और इसमें हम प्रतिबाधा काम में ले रहे हैं, यानी कि Z1, Z2, Z3 और Z4 और Z5 ये सारी क्या है प्रतिबाधाएं हैं। अब ये प्रथम लूप है, इसमें धारा का मान I1 है, द्वितीय लूप है इसमें धारा का मान I2 है और तृतीय लूप है इसमें धारा का मान I3 है। प्रथम लूप है उसमें एक विद्युत वाहक बल का स्रोत भी है, दूसरे और तृतीय लूप में विद्युत वाहक बल का कोई स्रोत नहीं है। तो हमारे पास ये तीन लूप निर्धारित हो गए तो हमारे को तीन समीकरण प्राप्त होंगी। देखिए प्रथम पास के लिए यहाँ से इस बिंदु से हम शुरू करते हैं तो I1 इंटू Z1 प्लस I1 धारा ऊपर से नीचे आ रही है, जबकि I2 धारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो धारा की दिशा विपरीत हो गई। तो I1 माइनस I2 इंटू Z3 माइनस E इक्वल टू 0। क्योंकि E को 0 कैसे आया, माइनस कैसे आया, क्योंकि यह लूप में यहाँ से इस बिंदु से चलते हैं तो इसमें ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लूप जाता है, इसलिए इसका मान माइनस में आया। इस यदि समीकरण को हम I1 को कलेक्ट करते हैं, I2 को अलग अलग कलेक्ट करते हैं तो Z1 प्लस Z3 इंटू I1 आ जाएगा माइनस Z3 इंटू I2 प्लस I3 के कोफिशिएंट 0 है इक्वल टू E। इस प्रकार से हमारे को ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त होता है। द्वितीय पास के लिए देखिए, द्वितीय पास में विद्युत वाहक बल का कोई स्रोत नहीं है। अब यहाँ पर धारा है I2 तो I2 इंटू Z2 आ गया। फिर यहाँ पर देखिए Z4 में I2 धारा और I3 धारा एक दूसरे के विपरीत प्रवाहित होंगी। I2 इसमें ऊपर से नीचे आएगी, जबकि I3 धारा है ये नीचे से इधर से जाके इधर नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित होगी। तो ये क्या हो गया I2 माइनस I3 इंटू Z4। अब इसमें एक प्रतिबाधा Z3 और बच गई है तो I2 की दिशा में हम चल रहे हैं, जबकि I1 इसके I2 के विपरीत है तो I2 माइनस I1 इंटू Z3। तो वापस I1, I2, I3, I4 के लिए इसको सोल्व करते हैं तो माइनस I4 तो सॉरी है नहीं, तो I1, I2, I3 तीन लूप हैं तो I1, I2, I3 के लिए अलग अलग कोफिशिएंट बना के लिखते हैं तो माइनस Z3 इंटू I1 प्लस Z2, Z3 प्लस Z4 इंटू I2 माइनस Z4 इंटू I3 इक्वल टू 0। यह समीकरण नंबर 4 प्राप्त होता है। क्योंकि इसमें विद्युत वाहक बल का कोई स्रोत नहीं है इसलिए बराबर में क्या आ गया 0। इसी प्रकार से तृतीय पास जो है उसके लिए I3 इंटू Z5
I3 इंटू Z5 प्लस I3 माइनस I2 इंटू Z4 इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। I1 का कोफिशिएंट इसमें 0 है तो 0 I1 माइनस Z4 इंटू I2 प्लस Z4 इंटू प्लस Z5 इंटू I3। इस प्रकार से हमारे को समीकरण नंबर 5 प्राप्त होती है। अब ये तीन समीकरण जो प्राप्त होती हैं, समीकरण नंबर 3, 4, 5, इनको हम मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। तो वह देखिए मैट्रिक्स हमारे को इस प्रकार से प्राप्त होती है, Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 0। तो यह जो मैट्रिक्स है जो प्राप्त हुई, इसको प्रतिबाधा मैट्रिक्स कहते हैं। तो Z इक्वल टू Z11, Z12, Z13 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस प्रकार से 9 एलिमेंट अपने को ये प्राप्त होते हैं, जिनमें से 2 एलिमेंट 0 हैं। इन सभी को इस प्रकार से हमने शो कर दिया है। और तीनों समीकरण जो 3, 4, 5 और I प्राप्त हुई थी, उसको हम मैट्रिक्स रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, E0 0, यानी कि ये तो हो गया लेफ्ट साइड, लेफ्ट मैट्रिक्स हो गई। तो Z11, Z12 0, Z21, Z22, Z23 0, Z32, Z33, I1, I2, I3, इस प्रकार से हमारे को ये मैट्रिक्स प्राप्त होती है। और इस मैट्रिक्स के यानी कि जो प्रतिबाधा मैट्रिक्स है, इसमें Z11, Z12 ये जो एलिमेंट है, इनके यदि मान रखते हैं तब हमारे को यह मैट्रिक्स इस प्रकार से प्राप्त होती है, Z1 प्लस Z3 ये प्राप्त होती है, जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये वाली जिस पर मेरा कर्सर अभी है, ये मैट्रिक्स प्राप्त होती है। अब यदि हम इस मैट्रिक्स में क्या है कि एक्चुअली में जाल की 3 शाखाएं थी, सॉरी 3 लूप हमने निर्धारित किए थे। तो विभिन्न शाखाओं में धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है इस विधि से। यदि किसी जाल में b शाखाएं हैं, वह n संधियां हैं, तो समीकरणों की संख्या b माइनस n प्लस 1 प्राप्त होती है। अब दिया गया जो उदाहरण था, इसमें 5 शाखाएं थी और 3 संधियां थी। 5 संधि और 5 शाखा और 3 संधि के कारण से 5 माइनस 3 प्लस 1 अर्थात 3 समीकरण प्राप्त होते हैं। तो अब हमारे पास जो प्रतिबाधा मैट्रिक्स प्राप्त हुई थी, उसको हम सारणिक के रूप में लिख कर सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। तो उसको हमने क्या लिखा है, डेल्टा Z लिखा है। और यह Z4 प्लस Z5 इंटू Z1 Z2, Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू Z4 Z5 यह इस सारणी का मान प्राप्त होता है। यदि Z मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ को E मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित कर सारणी का मान डेल्टा 1 लिखें, अर्थात डेल्टा 1, ये देखिए प्रथम कॉलम को पूरे को हटाकर उसकी जगह E मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित कर दिया और फिर यदि इसका मान ज्ञात करते हैं तो वह डेल्टा 1 कहलाता है। और धारा का मान यानी कि प्रथम लूप जो था उसमें धारा का मान I1 है, तो I1 इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा Z, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा Z प्राप्त होता है। इसी प्रकार Z मैट्रिक्स के द्वितीय स्तंभ को E स्तंभ मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित कर सारणी डेल्टा 2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तब I2 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा Z। और इसी प्रकार I3 इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा Z। व्यापक रूप में हम यह कह सकते हैं कि आरवे पास में धारा IR इक्वल टू डेल्टा R अपॉन डेल्टा Z, यानी कि यह व्यापक रूप में जनरल रूप में हम यह कह सकते हैं। तो डेल्टा R उस सारणी का मान है, जहां पर डेल्टा R क्या था, उस सारणी का मान है जो Z मैट्रिक्स के किसी भी आरवे स्तंभ में E स्तंभ मैट्रिक्स प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता था। तो इस विवेचना के अनुसार जिन परिपथ के लिए n माइनस का मान b माइनस n प्लस 1 से कम हो, अर्थात जिन समस्याओं में विभिन्न संधियों पर वोल्टता का मान ज्ञात करना हो, तो नोड या संधि विश्लेषण विधि अधिक उपयुक्त रहती है। इस प्रकार से हमने देखा 2 विधियां पढ़ी है। तो प्रथम विधि जो थी वो संधि विधि थी। संधि यानी कि किसी भी संधि बिंदु पर यदि वोल्टता का मान ज्ञात करना है और हमारे को धारा का मान पता है, तो वह संधि विधि ज़्यादा उपयुक्त रहती है। और यदि किसी लूप में धारा का मान ज्ञात करना है तो लूप विधि ज़्यादा उपयुक्त रहती है।